नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश नजर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। संविधान दिवस पर बोली राष्ट्रपति मुर्मू, कहा गुलामी की मानसिकता को खत्म करता है संविधान। पीएम मोदी की देश के नाम चिट्ठी, का मुझ जैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया ये संविधान की ताकत। संविधान दिवस पर सीएम योगी बोले, हमारा संविधान सशक्त लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक, हर नागरिक को समान अधिकार। पीएम मोदी की बड़ी सौगात, हैदराबाद में खुला सफरान का विशाल एमआरओ हब शुरू। यूपी में विद्युत नियामक आयोग ने का आदेश, बिजली निगम 15 दिसंबर तक दाखिल करे टैरिफ। संभल में 46 साल से बंद कुएं की खुदाई शुरू, 1978 के दंगों में चर्चित रहा था ये स्थान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबर जांजगीर से, जहां जांजगीर चांपा जिले में NH 49 पर शिवाजी चौक पेंड्री सुकली के पास भीषण सड़क हादसा हो गया और स्कॉर्पियो ट्रक की आमने सामने की टक्कर में 2 आर्मी जवान सहित कुल 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार स्कॉर्पियो में 8 लोग सवार होकर पंतोरा बारात से नवागढ़ वापस लौट रहे थे, तभी ट्रक से तेज टक्कर हो गई। मृतकों में राजेंद्र कश्यप, जिनकी शादी मात्र 8 दिन पहले हुई थी, और पुलेश्वर, दोनों भारतीय सेना के जवान बताए जा रहे हैं। हादसा इतना भयानक था कि मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई। घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। और छत्तीसगढ़ के प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से एक बड़ा विवाद सामने आया। स्थानीय आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने प्रतापपुर विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते पर फर्जी और कुरचित जाति प्रमाण पत्र का उपयोग करने का गंभीर आरोप लगाते हुए वाड्रफ नगर पुलिस चौकी में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। आवेदकों का कहना है कि विधायक ने वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जनजाति हेतु सुरक्षित सीट प्रतापपुर से चुनाव लड़ने के लिए जिस जाति प्रमाण पत्र का उपयोग किया वह झूठा, कूटरचित और संदिग्ध है। शिकायत में ये दावा भी किया गया कि विधायक का जाति आधार बदलकर प्रमाण पत्र जारी कराया गया, जो कानूनन अपराध है। और फरीदाबाद से खबर, दिल्ली ब्लास्ट केस में एक और आरोपी गिरफ्तार। एनआईए ने फरीदाबाद से शुएब को अरेस्ट किया है। दिल्ली ब्लास्ट से पहले आतंकी उमर की मदद का आरोप, आरोपी शुएब पर आतंकी उम्मीद उमर की मदद का आरोप। शुएब ने उमर को लॉजिस्टिक्स तरीके से किया था सपोर्ट। खबर इस वक्त आपको बता रही है। दिल्ली ब्लास्ट से पहले आतंकी उमर की मदद का आरोप। शुएब ने उमर को लॉजिस्टिक्स तरीके से किया था सपोर्ट। दिल्ली ब्लास्ट केस में 7 लोगों की आपको बता दें अब तक गिरफ्तारी हो गई है। फरीदाबाद से ताजा अपडेट इस खबर पे आपको बता रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस में एक और आरोपी गिरफ्तार किया गया। दिल्ली ब्लास्ट से पहले आतंकी उमर की मदद का आरोप है। खबर इस वक्त आपको बता रही है।
दिल्ली ब्लास्ट केस में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी। और खबर अंबाला से, जहां अंबाला में सांसद खेल महोत्सव 2025 का आगाज हुआ है। हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम, राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा, पूर्व मंत्री असीम गोयल ने मुख्य रूप से कार्यक्रम में पहुंचकर खेल महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया और खिलाड़ियों को हौसला बढ़ाया। इस दौरान एथलेटिक्स, खो खो और अन्य फील्ड गेम्स का आयोजन किया गया, जिसमें खिलाड़ियों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ हिस्सा लिया। सांसद खेल महोत्सव पूरे देश भर में मोदी जी के नेतृत्व में हर युवा साथी को, हर युवा खिलाड़ी को एक नया प्लेटफॉर्म खेल के क्षेत्र में देने का काम किया है। उनको प्रोत्साहन देना हो, उनकी व्यवस्था करनी हो, उनका उत्साह ऊर्जावर्धन करना हो। हर सांसद अपने अपने इलाके में सांसद खेल महोत्सव के कार्यक्रम कर रहा है। उसी के नियमित आज अंबाला में भी श्रीमती रेखा शर्मा जी के नेतृत्व में आज एक सांसद खेल महोत्सव हो रहा है। देश के जननायक प्रधानमंत्री एक बहुत बड़े विजन के साथ कि जो देश का यूथ है वो समाज निर्माण में लगे, अनुशासन की भावना बचपन से ही, जवानी से लेकर उन तक आगे जो है उनके अंदर बलवती हो, और समय की पालना, एक दूसरे का सम्मान करना और अपने आप को नशों से दूर रखना। और फिट इंडिया मूवमेंट के नाते माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज इतना बड़ा ये सांसद खेल महोत्सव का जो मामला, मैं कहता हूँ ये प्रतियोगिताएं करवानी शुरू की हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सामाजिक संदेश भी है, सामाजिक आंदोलन भी है। खबर फरीदाबाद से, जहां धौज इलाके की अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकी डॉक्टरों की निशानदेही पर मिले लगभग 3000 किलो विस्फोटक पदार्थ के बाद पुलिस लगातार मुस्तैदी से अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, जिसके तहत थाना डबुआ इलाके में चेकिंग अभियान चलाया गया और इस अभियान में 20 से 25 गलियों में कई मकानों और कई मस्जिदों की भी जांच की गई। जांच के दौरान एक मस्जिद से 2 कट्टों में संदिग्ध थानेदार सफ़ेद पाउडर और एक पॉलीथीन से सफ़ेद बारीक पाउडर बरामद किया गया, जिससे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और जांच करने के लिए लैब में भेजने की बात कही है। मस्जिदों में भी चेकिंग के दौरान मौलवियों को भी ताकीद की गई है कि यहाँ आने वाले किसी भी व्यक्ति या जमात की सूचना थाने में दी जाए, ताकि किसी भी घटना से बचा जा सके। बढ़िया रहा। अभी घर घर सुबह 5 बजे हम लगे थे हमारी फोर्स के साथ, तो तकरीबन हमने 20-25 गलियां जो है घर घर जाके सभी को अवेयर किया है किराएदारों के बारे में, और तलाशी अभियान भी रखा है। कुछ 2 मकानों में हमें संदिग्ध सामान की सूचना मिली, उनकी तलाशी ली तो उसमें अवैध शराब भी मिली। सर, एक नाबालिग भी पकड़ा है शराब के साथ। अभी कह नहीं सकते नाबालिग है बालिग है, वो तो उसके बाद का जांच का विषय है। मस्जिद की भी जांच की गई है, उसमें भी आपत्तिजनक मदरसे में नहीं आपत्तिजनक है। 2 सैंड बैग थे, उनके अंदर मैंने जांच करवाई है, तो उसके अंदर वो सीमेंटेड कुछ केमिकल वगैरह सीमेंट का है जो उसमें मिला के वो करते हैं। और भटिंडा के कोर्ट रोड पर विवाह में पहुंची एक लड़की की स्कूटी को आग लगा दी गई और भी 2 मोटरसाइकिल को आग ने चपेट में ले लिया। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर 2 व्यक्तियों पर मामला दर्ज कर दिया है। और आपको बता दें कि भटिंडा में एक महिला शादी के प्रोग्राम में अपनी स्कूटी लेकर पहुंची, लेकिन उसकी स्कूटी को 2 व्यक्तियों ने आग लगा दी, जिसके कारण साथ खड़े 2 मोटरसाइकिल भी जल गए। जांच में पता चला कि उक्त महिला से दोनों व्यक्तियों का पहले से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते उन लोगों ने महिला की स्कूटी को आग लगा दी। जी ब्रदर ਦੇ ਪਾਸੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਵਹੀਕਲ ਗੁੜੀਆਂ ਕੋਲੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਬਾਹਰ, 3 ਵਹੀਕਲ, ਸਾਡੇ 2 ਸਕੂਟਰੀਆਂ ਤੇ 1 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਹੈਗੀ ਜੀ 1 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ? ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਈ ਸੀ ਜੀ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੀ, ਤੇ ਵਹੀਕਲ ਬੁੱਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਗਏ। ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਰੀਬ 1:30 ਵਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਕੋਟ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਨੌਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ।
ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਇਲ ਨਾਮ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਹੀਕਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਵਹੀਕਲ ਸੀ। दुमका से शादी विवाह के मौसम में डीजे की तेज आवाज से लोगों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए प्रशासन अब सख्त हो गया है। देर रात तक बजने वाले डीजे से बुजुर्ग, बीमारी और आसपास के निवासियों को लगातार समस्या हो रही थी। न्यायालय के आदेशों के बावजूद ध्वनि प्रदूषण को लेकर शिकायत चढ़ने के बाद एसडीओ कौशल कुमार ने डीजे संचालकों, कम्युनिटी हॉल, मैरिज हॉल संचालकों और क्षेत्र के थाना प्रभारियों के साथ बैठक कर स्पष्ट निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि रात के 2-2 बजे तक लोग शादी समारोह में डीजे बजा रहे थे और छापेमारी में टीम भी भेजी गई थी जिसमें इस शिकायत की पुष्टि हुई है। बैठक बुलाई गई थी। अभी शादी ब्याह का भी सीजन है, लोग देर रात तक भी गाना बजाना करते हैं जिससे आमजनों को काफ़ी दिक्कत होती है। लोग शिकायत करते रहते हैं कि रात के 2 बजे तक डीजे बज रहा है या गाना बज रहा है। तो माननीय उच्च न्यायालय का भी इसमें आदेश आया हुआ है और मेरे स्तर से भी धारा 163 के तहत इसको निषेध किया गया है। इसके बावजूद भी लोग इस तरह का कार्रवाई कर रहे हैं जिसमें रात में छापामारी टीम भी भेजा गया था और जो बजा रहे थे उनको पकड़ा भी गया था। आज मेन उद्देश्य था बैठक का कि लोगों को जो रूलिंग है, जो आदेश है उसके बारे में बताना और अगर अब आज के बाद से अगर वो बजाते हुए पकड़े जाते हैं कोई भी साउंड एम्पलीफायर का प्रयोग रात के 10 बजे के बाद। और सीएम यादव का कल मुरैना दौरा, 70 करोड़ के आयुर्वेदिक कॉलेज का करेंगे भूमि पूजन। एसएएफ ग्राउंड जनसभा को संबोधित करेंगे। जिले को कई विकास कार्यों की सौगात देंगे। सीएम के दौरे की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल दोपहर 2:15 पर मुरैना पहुंचेंगे। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जिले को कई विकास कार्यों की सौगात देंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। मुरैना दौरे पर रहेंगे। एसएएफ ग्राउंड जनसभा को संबोधित करेंगे। तो कल मुरैना का दौरा है और इस दौरान कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। जिले को कई विकास कार्यों की सौगात देंगे। कल मुरैना दौरे पर रहेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। खबर रतलाम से, जहां औद्योगिक थाना क्षेत्र लक्ष्मणपुर मीरा कुटी में सेवानिवृत्त शिक्षिका सरला धंतेवाल की हत्या के आरोपित का पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर कर दिया। आरोपित को पकड़ने के दौरान पुलिस को गोली चलानी पड़ी जो उसके पैर में लगी। हत्या की जांच में मिले तथ्यों में आरोपित सागर पुत्र मुकेश मीणा निवासी नागदा उज्जैन का नाम आया और लोकेशन के आधार पर पुलिस ने उसे झाबुआ के समीप पकड़ा और रतलाम लाते समय रावटी और रानी सिंह के बीच जंगल में पेशाब करने के लिए रुकने के दौरान उसने डीडी नगर थाना प्रभारी अनुराग यादव के घुटने पर वार कर पिस्टल छीन ली और भागने की कोशिश की। इस पर पुलिस ने गोली चलाई जो उसके बाएं पैर में लगी है। आपको बता दें, इस दौरान एसपी अमित कुमार और अन्य अधिकारी मेडिकल कॉलेज पहुंचे और लक्ष्मणपुरा मीरा कुटी निवासी 70 वर्षीय सरला धंतेवाल करीब 8 वर्ष पहले धराड़ा सरकारी स्कूल से रिटायर हुई थी। पति की मृत्यु के बाद वह अकेले रहती थी। उन्हें उज्जैन में एक विवाह समारोह में शामिल होना था। जब रिश्तेदार घर पहुंचे तो बाथरूम में कमोड पर उनका रक्त रंजित शव मिला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखिए, 2 दिवस पूर्व जो
महिला सीनियर सिटीजन की जो है हत्या हुई थी, हत्या संग लूट के जो जघन्य वारदात जो है आरोपी के द्वारा की गई थी। इसमें तत्काल जो है 2 दिनों से जो है टीम लगी हुई थी। इसमें लीड्स मिले थे और लीड्स के आधार पर जो पूरी की पूरी जो इनकी जो एक मॉडस थी, इसकी टीम थी, इनको राउंड अप किया गया था। जो एक्यूज्ड को एक्यूज्ड हैं उनके कथन के आधार पर, इनके कथन के आधार पर इन सभी को जो है पुलिस अभिरक्षा में लिया गया था। मुझे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा बताया गया है वो ये है कि इसके बाद पुलिस अभिरक्षा में लेने के बाद इन्होंने जो है भागने का प्रयास किया और पुलिस के ऊपर जो है हमला करने का प्रयास किया। और खबर सुपौल से, जिले के पिपरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रुपया लेकर प्रसव कराने का मामला सामने आया। चिकित्सक प्रभारी के लिए आवेदन के आलोक में सखुआ निवासी ओहिदा खातून ने बताया कि बीते रविवार को देर रात्रि में अपनी पुत्री अफसाना खातून को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपरा लेकर आई थी और रात्रि लगभग 1:20 पे मेरी पुत्री ने एक बच्चे को जन्म दिया जो लड़का था। मुझसे एएनएम रूबी कुमारी और मंजुलता सिन्हा ने डरा धमकाकर 3000 रुपये मांगे और कहने लगे कि मरीज और बच्चे की जान खतरे में और जान जा सकती भी है, नहीं तो हम इसे अन्यत्र रेफर करेंगे। काफ़ी कहने के बाद किसी तरह 2500 रुपया लेकर प्रसव कराया और चारी ममता ज़बरदस्ती 2000 रुपये की मांग कर रही थी। विभागीय सीएससी प्रभारी ने बताया कि इसकी जानकारी मुझे मिली है और मामले की जांच की जा रही है। के बारे में प्रसव कक्ष में मरीज से कुछ 2 एएनएम थी, वो कुछ पैसा ली है। जांच करने के बाद हमको यही पता चला, आवेदन भी पड़ा है। कोई प्रेस वाले थे उनके द्वारा ये खबर दिया गया। तो पहले तो सीएस को उन्होंने इन्फॉर्म किया था, सीएस हमको इन्फॉर्म किया। उस समय हम ट्रेनिंग में थे सुपौल जिला में। अभी सुबह में हमारे संज्ञान में भी आया था कि जो यहाँ पर एक परिजन है जो 11 बजे रात में यहाँ पर आए हुए थे और उनसे कुछ पैसे की डिमांड की गई और कुछ टेक्निकली ये बताया गया उसको। जैसे हम इन्वेस्टिगेशन अभी किए हैं, सुबह से हमने जो देखा है और उनसे पूछताछ भी फ़िलहाल किए हैं। तो प्रथम दृष्टया ये लगा कि जो उनसे ये कहा गया कि टेक्निकली प्रॉब्लम है, आपका इशू यहाँ नहीं होगा, आपको बाहर रेफ़र करेंगे। खबर सुपौल से, सुपौल सदर प्रखंड के बल्हा पंचायत स्थित दूधा वार्ड 12 में मंगलवार देर रात शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगने का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार पवन यादव के घर में अचानक बिजली की गड़बड़ी के कारण आग भड़क उठी और कुछ ही मिनटों से उसने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया और आग की लपटें इतनी तेजी से पकड़ी के घर में रखे सभी ज़रूरी सामान, कपड़े, फर्नीचर सहित करीब 5 लाख के अधिक से संपत्ति जलकर खाक हो गई। हादसे में एक गाय और 4 बकरियों की मौत हो गई, जिससे परिवार पूरी तरह से सदमे में है। सामान तो काफी क्षति हुआ है, सामान का कोई लेखा जोखा नहीं है। गाय एक बार जल गया, बकरी 4-5 जल गया, कितना एक गाड़ी था वो भी जल के राख हो गया, कितना सामान, बहुत सामान था घर के अंदर, सब क्षतिग्रस्त हो गया, सभी बर्बाद हो गया। लगभग कितना का नुकसान? लगभग 5-6 लाख का नुकसान हो गया है घर के चलते। और लखनऊ से खबर, सीएम योगी से मिले आचार्य बालकृष्ण। लखनऊ स्थित सीएम के सरकारी आवास पर मुलाकात हुई। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक है बालकृष्ण, पतंजलि योगपीठ के सह संस्थापक भी हैं। आचार्य बालकृष्ण आचार्य ने मुलाकात को बताया शिष्टाचार भेंट। पतंजलि योगपीठ के सह संस्थापक भी हैं आचार्य बालकृष्ण। लखनऊ स्थित सीएम के सरकारी आवास पर मुलाकात की है।
लखनऊ से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक है बालकृष्ण। पतंजलि योगपीठ के सह संस्थापक भी हैं और खबर इस वक्त आचार्य से मुलाकात को बताया शिष्टाचार भेंट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले हैं। सीएम योगी से मिले आचार्य बालकृष्ण। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक हैं बालकृष्ण और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मुलाकात की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। फूलों का गुलदस्ता दिया है। पतंजलि योगपीठ के सह संस्थापक भी हैं आचार्य बालकृष्ण। और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता मेले में मुख्यमंत्री धामी शिरकत कर रहे हैं। सीधे आपको लेके चलते हैं उत्तराखंड। भारत के गौरवपूर्ण इतिहास को प्रदर्शित करते इस राष्ट्रगीत के बाद आइए अब स्वागत की रस्म। मैं जिला अधिकारी महोदय नैनीताल श्री ललित मोहन रयाल जी से अनुरोध करूंगी कि आप माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह के साथ करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत एवं अभिनंदन करें। आज हमारे बीच सहकारिता मेला 2025 में आपके लोकल उत्पाद को और मजबूती प्रदान करने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए हमारे बीच पधारे हैं। मैं जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करूंगी कि सर को स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका स्वागत करें। हम सब की तरफ से सर को ये नायाब तोहफा। तालियों का क्रम बरकरार रखें, एक बार जोरदार तालियां। अगले क्रम में मैं बीजेपी के जिला अध्यक्ष सर से अनुरोध करूंगी कि आप सर को शॉल और अंगवस्त्र, ये छोटा सा और पौधा, सर आपके जीवन में इसी तरह से खुशहाली बरकरार रहे, हरियाली बरकरार रहे, इसी के साथ आपका इस सहकारिता मेला में बहुत बहुत स्वागत। अगले क्रम में मैं श्री नीरज बेलवाल जी संयुक्त निबंधक सहकारिता से अनुरोध करूंगी कि आप हमारे विशिष्ट अतिथि श्री अजय भट्ट जी का स्वागत एवं अभिनंदन करें। माननीय सांसद नैनीताल उधम सिंह नगर, जोरदार तालियों के साथ हमारे अति विशिष्ट अतिथि माननीय सांसद श्री अजय भट्ट जी का स्वागत एवं अभिनंदन। इसी क्रम में मैं जीएम कोऑपरेटिव श्री आर.एस. रैना जी से अनुरोध करूंगी कि आप श्री राम सिंह कैड़ा जी माननीय विधायक भीमताल का स्वागत एवं अभिनंदन करें। और स्वागत के इस रस्म के बाद आइए अब मैं
मंच पर आमंत्रित करूंगी हमारे अति विशिष्ट अतिथि, हमारे लोकप्रिय सांसद नैनीताल उधम सिंह नगर श्री अजय भट्ट जी को सरापाएं और अपना संबोधन। भारत माता की, भारत माता की। जिस वंदे मातरम ने दुनिया को हिला दिया, हमको आजादी दिला दी, उसके बारे में आपने अभी देखा कि शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने करी। जोर से जितनी ताकत है उतनी ताकत से बोलिए, वंदे वंदे वंदे। हमारे बहुत ही यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, युवा मुख्यमंत्री जी, बहुत ही विनम्र मुख्यमंत्री जी, एक से एक नए कानून कर प्रदेश की एक छवि बनाने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच में हैं। आपको पता है कि सहकारिता मेला 2025 जिसका शुभारंभ कल हो गया था, माननीय धन सिंह जी सहकारिता मंत्री जी आए थे और आज मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्गार हम सब लोग सुनेंगे सहकारिता के क्षेत्र में और अन्य विकास की सारी योजनाओं के बारे में। हमारे बीच में हमारे इस जिले के सम्मानित अध्यक्ष जी प्रताप बिष्ट जी, हमारे बीच में हमारी पहली नागरिक, आपको पता है अभी हमारे बीच में इधर बैठी हुई हैं श्रीमती दीपा दरमाल जी। अब मैं अगर उस किनारे से कहूं या इस किनारे से कहूं तो दिक्कत ना आए, तो हमारे बीच में हमारे कैड़ा जी बैठे हैं, विधायक जी, हमारे यहाँ से सुरेश जी बैठे हैं, हमारे वरिष्ठ नेता दिनेश जी बैठे हैं दायित्वधारी, और वो किनारे पर उधर डब्बू जी बैठे हैं दायित्वधारी, उनके बगल में उपाध्यक्ष जी हैं हमारे, आप सभी जानते हैं राजेंद्र, बगल में शंकर जी दायित्वधारी, फिर इधर को हमारे माननीय विधायक रामनगर बैठे हैं। रामगढ़ क्यों निकल ली इधर, तो हमारे दीवानदा बैठे हैं और पीछे पूर्व के मेयर साहब हैं, नवीन वर्मा जी दायित्वधारी हैं, शांति दीदी दायित्वधारी हैं, उधर हमारे महामंत्री नए नए बन के आए हैं युवा तुर के हमारे दीपेश जी कोश्यारी जी, बगल में कोषाध्यक्ष जी हमारे बैठे हुए हैं, आप सभी जानते हैं उनको। उनके बगल में फिर प्रदीप जी बैठे हैं जनोटी साहब, उनके बगल में किसान मोर्चा के हमारे सम्मानित अध्यक्ष जो यहाँ से हैं और वास्तव में वास्तविक किसान हैं, मैं देख के आया हूँ इनकी सारी पैदावार को, और उनके बगल में पुष्कर जी नहीं कौस्तुभ जी बगल में महामंत्री जी, किसी का नाम अगर छूट गया तो छोड़ देना, और सारी जनता, मेरी माताओं बहनों और भाइयों, मेघादि मीन पर्यंत 12 राशिक जतुले लोग बैठ रही, सबको प्रणाम छो। आज सहकारिता के क्षेत्र में मैं 2 मिनट लेता हूं आपसे कि किसी को ध्यान ही नहीं आया कि सहकारिता जैसा विषय जो दुनिया में बूम मचा सकता है, बेरोजगारी दूर कर सकता है, हमको जोड़ सकता है। सहकारिता माने वैसे देखो तो मिल के काम करना, उसको ध्यान ही नहीं दिया। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जब यहां आए तो पहली बार सहकारिता मंत्रालय हमारा खुला, आपको पता होगा भारत में खुला है, इससे पहले नहीं था। ऐसे ही कई मंत्रालय खुले हैं और उसके बाद इस समय तो सहकारिता मेले में आपको बता दें मुख्यमंत्री धामी शिरकत कर रहे हैं और सीतापुर से, लेकिन इस बीच खबर आपको बताने जा रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आया बाइक सवार पिता पुत्र की मौके पर मौत हो गई है। ओवरलोड लकड़ी से भरा था ट्रैक्टर ट्रॉली, ग्राम सिकरी अपने घर से तंबौर जा रहे थे पिता पुत्र।
खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बाइक सवार पिता पुत्र की मौके पर मौत हो गई। ग्राम सिकरी अपने घर से तंबौर जा रहे थे पिता पुत्र। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं सीतापुर से। ओवरलोड लकड़ी से भरा था ट्रैक्टर ट्रॉली। ग्राम सिकरी अपने घर से तंबौर जा रहे थे पिता पुत्र जब यह हादसा हुआ। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार मेरी सहयोगी गरिमा होंगी आपके साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर आपको बुलंदशहर से हम बताते हैं, जहां पर बुजुर्ग पर बलकटी से जानलेवा हमला। खेत में पानी लगाने के दौरान हुआ था विवाद। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मामूली विवाद, बुजुर्ग की हालत गंभीर, हार्ट सेंटर रेफर किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। थाना खुर्जा देहात पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। खुर्जा देहात क्षेत्र के मुबारकपुर गाँव की पूरी घटना सामने आई है। ये अपनी खेती बाड़ी के लिए मुबारकपुर के लिए पर डे आते जाते हैं। तो इनको जो है कोई पड़ोसी खेत वाला है, उसने इन पर वार किया है। इनकी बलकटी से इन पर वार किया गया है। हमारी इनकी कोई उससे पुरानी रंजिश नहीं है। हमें ऐसा लग रहा है कि ये केस करवाया गया है सर, क्योंकि हमारा एक मैटर चल रहा है ढाकर के अंदर। उसी में हमारे भाई का मर्डर हुआ था 10 साल पहले। हमें उसकी भी आशंका है कि ये साजिश भी करवाई गई हो हमारे साथ में। बलकटी है। अच्छा, बस कुछ भी ना। क्या बात हुई थी? कोई बात थी पुरानी? पुरानी उससे कोई बात नहीं मेरी, कोई तो मैं कुछ नहीं। नगरो छोड़ूंगा ना तो काट रहा। बलकटी से वार किया है। हाँ। और अब सीधा आपको हल्द्वानी लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कुछ कहना सुन लेते हैं। रामनगर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय दीवान सिंह बिष्ट जी, भीमताल विधानसभा के लोकप्रिय विधायक भाई राम सिंह कैड़ा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री प्रताप बिष्ट जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती दीपा दरमाल जी, उत्तराखंड सरकार में दर्जा मंत्री आदरणीय सुरेश भट्ट जी, अनिल डब्बू जी, दिनेश आर्या जी, शंकर कोरंगा जी, नवीन बोरा जी, शांति मेहरा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री राजेंद्र बिष्ट जी, हमारे पदाधिकारी श्री कौस्तुभानंद जी, जोगेंद्र पाल जी, प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा श्री महेंद्र नेगी जी, प्रदेश महामंत्री युवा मोर्चा श्री दीपेंद्र कोश्यारी जी, साकेत अग्रवाल जी, विनीत जी, प्रदीप जनोटी जी, यहाँ के जिलाधिकारी श्री ललित रायल जी, एसएसपी मंजूनाथ जी, रंजन बरगली जी और दूसरे महामंत्री विनीत जी अग्रवाल जी और सभी हमारे मंचासीन सभी हो गए। कोई छूटा तो नहीं? कोई पर्चे में कई बार वो फिर वहां देख रहे हैं। एक बार हाथ उठा दो यार तुम लोग सब। बहुत दूर दूर तक डाल दिया इन्होंने, पूरे देश में फैला दिया पिछली बार। और मैंने तो बहुत आराम से ऐसे कर दिया था और तुम लोगों ने की। तो हमारे सभी आए हुए
सभी बड़े बुजुर्ग, सभी मेरी माताएं बहनें, सभी हमारे युवा नौजवान साथियों, हमारे विद्यालयों के आए हुए छात्र छात्राएं, विभिन्न स्वयं सहायता समूह से आई हुई सभी हमारी बहनें, विभिन्न उत्पाद का उत्पादन करने वाले स्थानीय उत्पादक, अनेक स्थानों से आए हुए जो अपना इस प्रदर्शनी में भाग ले रहे हैं, जिनके अनेक स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं, और मीडिया के सभी हमारे मित्र, मैं आप सभी का आज इस सहकारिता मेले के इस शुभ अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और मेरा भी सौभाग्य है कि मेले के माध्यम से आप सभी से विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले सभी भाइयों और बहनों से यहाँ पर उन सभी से आज मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और जैसा कि मुझे बताया गया है, सहकारिता से पर्यटन विकास इस थीम पर आयोजित इस 7 दिवसीय मेले में हमारी विभिन्न सहकारिता समितियां, स्वयं सहायता समूह और किसानों भाई बहनों के उत्पादों को प्रदर्शित करने का एक ये मंच है। इसके साथ ही सहकारिता के माध्यम से पर्यटन विकास को नई दिशा देना, इको आतिथ्य, इको पर्यटन, होम स्टे संचालन, प्रशिक्षण, स्थानीय व्यंजन प्रदर्शनी, फल एवं कृषि उत्पादों के संवर्धन जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का इसमें आयोजन किया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये मेला हमारी सहकारिता की भावना को और अधिक मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध होगा और साथ ही पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी एक सशक्त भूमिका निभाएगा। भाइयों बहनों, सहकारिता का सिद्धांत, जैसा अभी अजय भट्ट जी ने भी बताया, मानव समाज का एक प्राचीन सिद्धांत रहा है, जिसने सदैव समाज में सहयोग, एकता और सामूहिक प्रगति को बढ़ावा दिया है। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के और समग्र हित के लिए, कल्याण के लिए काम करता है, तभी असली समृद्धि और स्थायी विकास संभव हो पाता है। और यही हमारी सहकारिता का आधार है। आज के आधुनिक और प्रतिस्पर्धी युग में सहकारिता का महत्व पहले से भी कहीं और अधिक बढ़ गया है। इसी को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2025 को इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है, ताकि वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देकर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। हमारे देश में भी सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन करने का निर्णय लिया और आज केंद्रीय सहकारिता एवं गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में ये मंत्रालय देश में सहकारिता के आंदोलन को और अधिक संगठित और भविष्य उन्मुखी बनाने की दिशा में अभूतपूर्व तरीके से काम कर रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके सहयोग से हमारी सरकार भी राज्य में सहकारिता को जन जन तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठा रही है। इसी का परिणाम है पूरे देश में बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण के कार्य की शुरुआत सबसे पहले कहीं हुई है तो देवभूमि उत्तराखंड में हुई है। आज प्रदेश की 671 सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। ये समितियां अब पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से कार्यरत है, जिससे हमारे किसान भी ऑनलाइन सेवाओं से जुड़कर उन सुविधाओं का लाभ उठा पा रहे हैं। इसके अलावा आज हमारी 24 समितियां जन औषधि केंद्र के रूप में भी काम कर रही है, जहां ग्रामीण जनता को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही हैं। साथ ही 640 समितियों को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में भी विकसित किया गया है। अब ये समितियां केवल ऋण देने तक सीमित नहीं है, बल्कि बीमा, पेंशन, बिजली बिल भुगतान, आधार सेवाओं सहित अनेक डिजिटल सेवाएं भी प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त मुझे बताया गया है कि 13 जिलों की 5,511 समितियों में से 3,838 समितियों का डेटा राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पर भी अपलोड कर दिया गया है। इससे सारी जानकारी हमारे सामने एक पारदर्शी तरीके से हमारे सामने उपलब्ध रहेगी। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने फरवरी 2023 से लेकर अब तक 800 नई
पैक्स 248 नई डेयरी समितियां, 116 मत्स्य समितियां गठित की हैं। उत्तराखंड सहकारी संघ द्वारा मिलेट मिशन योजना के अंतर्गत जहां गत वर्ष किसानों से मंडुआ की खरीद एमएसपी 42.90 यानी कि 42 रुपए 90 पैसे प्रति किलो की दर से की गई थी, वहीं इस वर्ष किसानों को और अधिक लाभ पहुंचाने के लिए मंडुआ की खरीद 48 रुपए 86 पैसे प्रति किलो की दर से की जा रही है। यही नहीं, हमारी सरकार दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के अंतर्गत जहां एक और किसानों और स्वयं सहायता समूह को पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मछली पालन, फूलों की खेती जैसे कृषि कार्यों के लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रही है। वहीं सहकारी समितियों के माध्यम से लघु और सीमांत किसानों को 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण भी दिया जा रहा है। हमारे प्रदेश के सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में भी उल्लेखनीय कार्य किया गया है। आज प्रदेश के सहकारी बैंकों में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की जमा पूंजी है, जो इन संस्थाओं के प्रति जनता के भरोसे का स्पष्ट प्रमाण है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आज सहकारी बैंकों में अपना विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा महिला सहकारिता समितियों और स्वयं सहायता समूह को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। इन समितियों के माध्यम से महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर बन रही है बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था की मजबूत धुरी भी बन रही है। मुझे गर्व है कि आज प्रदेश की 1,68,000 से अधिक बहनों ने लखपति दीदी बनकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नया इतिहास रचने का काम किया है। मुझे यह जानकर भी अत्यंत प्रसन्नता हो रही कि इस मेले में सहकारिता के माध्यम से पर्यटन विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहलें की जा रही हैं, जिससे स्थानीय लोगों को नए अवसर प्राप्त होने के साथ साथ सांस्कृतिक एवं आर्थिक समृद्धि को भी एक नई दिशा मिलेगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार हल्द्वानी नगर के विकास और नागरिकों के कल्याण की दिशा में भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। हमने हल्द्वानी में जहां 50 बेड के योग एवं आयुष अस्पताल का निर्माण कार्य कराया है, वहीं ओपन जिम, सामुदायिक केंद्रों, अंबेडकर पार्कों का निर्माण भी कराया है। इसके साथ ही हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में राजकीय कैंसर संस्थान का निर्माण कार्य भी तेजी के साथ चल रहा है। यही नहीं, सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। वापस से अपनी खबरों का रुख कर लेते हैं। बाराबंकी से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर देवर ने 40 वर्षीय भाभी पर जानलेवा हमला किया। चाकू से ताबड़तोड़ वार कर भाभी को किया मरणासन। जमीन की रंजिश में देवर पर जानलेवा कर हमला करने का आरोप लगा और सुबह सांझ को जाते समय भाभी मनोकामिनी पर हमला किया। घायल मनोकामिनी के शरीर पर जगह जगह चाकू के घाव। गंभीर हालत में घायल को जिला अस्पताल रेफर किया गया। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे लोग, पुलिस को दी गई पूरे मामले की सूचना। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। फतेहपुर कोतवाली क्षेत्र के इज्जतपुर गांव का पूरा मामला सामने आया है। बुलंदशहर से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर ट्रक व अर्टिगा कार में हुई टक्कर, युवक की मौत। सड़क हादसे में 4 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस, शुरू की जांच और पोस्टमार्टम को भेजा गया। मृतक युवक सूरज शर्मा का शव फरुखाबाद का निवासी था। मृतक तो ड्यूटी पर जा रहा था। ट्रक चालक गाड़ी लेकर मौके से फरार हुआ। सभी घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के गुलावटी फ्लाईओवर का पूरा मामला सामने आया है।
अगली खबर उन्नाव से, जहां पर सीवन थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। पत्नी से बात करने के शक में गांव के ही एक व्यक्ति ने अधेड़ पर धारदार गड़ासे से हमला कर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। कुरेमऊ निवासी अरविंद रैदास पुत्र स्वर्गीय छोटेलाल रसूलाबाद निवासी डॉक्टर राजेश खन्ना के कुरेमऊ स्थित दवाखाने पर दवा लेने गए थे। इसी दौरान गाँव के ही एक व्यक्ति ने अरविंद पर अपनी पत्नी से बात करने का आरोप लगाते हुए उससे कहासुनी हुई और पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके से सबूत जुटाए हैं। थाना आसीवन क्षेत्रांतर्गत ग्राम कुरेमऊ में अरविंद रैदास पुत्र छोटेलाल उम्र करीब 45 वर्ष निवासी कुरेमऊ रसूलाबाद पर गांव के ही रामनिवास विश्वकर्मा पुत्र मूलचंद उम्र करीब 40 वर्ष द्वारा आपसी कहासुनी के बाद धारदार हथियार से सिर पर वार कर दिया गया, जिससे अरविंद गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर थाना आसीवन पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घायल को सीएचसी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा अरविंद को मृत घोषित कर दिया गया। मृतक के शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है तथा आसीवन पुलिस द्वारा अभियुक्त रामनिवास विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर इटावा से है, जहां पर आपको बता दें कि शस्त्र को होल्स्टर में रखने के आदेश जारी किए गए थे। उसके बावजूद भी पुलिस के दरोगा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। पुलिसकर्मियों को रिवॉल्वर पिस्टल दी जाती है आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए, जबकि कई एसओ चौकी इंचार्ज और पुलिस अधिकारियों के साथ चलने वाले सिपाही खुली पिस्टल लगाकर नक्शेबाजी करते नजर आते हैं। और इतना ही नहीं, कई बार आम पब्लिक कवर में लगी पिस्टल को देखकर सहम भी जाती है। वहीं ये देखने में भी अशोभनीय लगता है। आपको बता दें कि कमर में खुली पिस्टल लगाकर चलने वाले एसओ, एसआई और सिपाहियों पर नकेल कसने के लिए पूर्व डीजीपी ने इस संबंध में सख्त आदेश जारी किया था। कुछ दिनों तक इस आदेश का पालन होता दिखा, लेकिन बाद में विभागीय उदासीनता के चलते आदेश फाइलों में कैद होकर रह गया। सुपौल जिले के किशनपुर थाना क्षेत्र के मेहासमर पंचायत से एक बड़ा मामला सामने आया है। पंचायत रोजगार सेवक शैलेश कुमार के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार के मामले में किशनपुर थाने में कांड संख्या 241/2025 दर्ज कर लिया गया, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है, जिससे पंचायत कर्मियों में रोष बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि 24 जनवरी 2025 की सुबह EKYC कार्य के दौरान पंचायत के मुखिया पति संजय कुमार ने रोजगार सेवक शैलेश कुमार के साथ मारपीट कर दी। इस मामले में शैलेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद पीड़ित ने किशनपुर थाने में लिखित आवेदन दिया था, जिसके आधार पर आज प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी न होने से पंचायत रोजगार संघ नाराज है। हम लोग को कल सुबह में ही, हम लोग किशनपुर में ही पोस्टेड है। कल सुबह में हम लोग ब्लॉक के लिए निकले, पंचायत के लिए निकले KYC करने के लिए। उसी दरमियान में पीड़ित जो हैं शैलेंद्र कुमार, उनका मैसेज आया ग्रुप में कि उनके साथ मारपीट किया गया है। वह जब स्थल पे पहुँचे तो वहाँ पे मालूम चला कि सही में बुरी तरह से मारपीट किया गया। हमारे सहयोगी हम लोगों के साथी शैलेंद्र कुमार के साथ अभद्र रूप से मारपीट की गई है। उनको बहुत चोट जख्म हो गया है। हम लोग दिन रात एक करके काम कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाते हैं। जो हम पंचायत रोजगार सेवक हैं, हमारे एक साथी हैं शैलेंद्र कुमार, जो किशनपुर प्रखंड के मेहासीवर में पदस्थापित हैं। अभी सरकार का EKYC जॉब कार्ड के लिए जो हो रहा है कार्यक्रम, उसी काम को करने हेतु कल 24/11 को सुबह में वो अपने पंचायत पहुंचे काम करने हेतु। देखिए, हम लोग सरकार का महत्वाकांक्षी काम करने के लिए पंचायत में गए हुए थे। तो हम 8:30 बजे पहुंच गए थे। सोमवार का दिन था और ये रखिए ना 9:15 बजे करीब मुखिया पति संजय कुमार यादव अपने दल फौज के साथ आया।
कानपुर के राखी मंडी स्थित थाना रायपुरवा अंतर्गत प्लास्टिक गोदाम कारखाने में सुबह 4:32 पर भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। मिनी कंट्रोल रूम को सूचना मिलते ही दमकल विभाग अलर्ट मोड में आ गया। लाटूश फायर स्टेशन के अधिकारी और पनकी स्टेशन के अधिकारी मोहम्मद शरीम तुरंत ही टीमों के साथ मौके पर पहुंचे। आग पर काबू पाने के लिए 1 दर्जन से अधिक दमकल गाड़ियां लगाई गई। लाटूश रोड, कर्नलगंज, पनकी, फजलगंज, आजमो और बिठूर फायर स्टेशनों की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर लगातार रेस्क्यू अभियान में जुटी रही। कानपुर के रायपुरवा थाना अंतर्गत राखी मंडी में भीषण आग लग जाती है। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। आपको बता दें, आग लगने का कारण जो वहाँ के कबाड़ का जो प्लास्टिक का गोदाम था वहाँ पर, और गोदाम में शॉर्ट सर्किट हो जाती है, उसी कारण वहाँ आग लग जाती। वहीं लाटूस रोड को सूचना मिलती ही 4:32 में सूचना मिलती है और वहाँ के जो FSO है कैलाश चंदा जी वहाँ मौजूद हैं और उनसे जान लेते हैं सर किस कारण वहाँ की आग लगी थी। क्या सर आग लगने की क्या वजह सर? लगभग 4:30 बजे के आसपास 4:32 7:33 का समय रहा होगा। जरिए आर्टिसेट मिनी कंट्रोल से सूचना मिली कि राखी मंडी रायपुरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत प्लास्टिक का गोदाम है, उसमें आग लगी हुई है। सूचना को तत्काल अमल में लाते हुए 2 गाड़ियां मैं स्वयं लेकर घटनास्थल के लिए प्रस्थान हुआ। पहुंचकर देखा कि आग बहुत विस्तृत रूप में जल रही थी और बहुत लंबी एरिया है। वो कम से कम मेरा लगता है कि 500-600 लोग वहाँ आवासित होंगे। और इसके बाद तत्काल इसकी गंभीरता को देखते हुए हमने तत्काल फजलगंज से 2 गाड़ी, कर्नलगंज से 1 गाड़ी, पनकी से, मीरपुर से, किदवई नगर से, जाजमऊ से, बिठूर से कुल लगभग 10 से 11 बड़ी गाड़ियां जो है मांग की गई। तत्काल घटनास्थल पर गाड़ियां पहुंची और चारों तरफ से घेर करके आग को बढ़ने नहीं दिया गया और बहुत सीमित समय में उसको बुझा लिया गया। ये तो हमारे साथ लाटूस रोड के FSO कैलाश चंदा जी, इन्होंने साफ साफ बताना था कि जो आग लगी थी, आग लगने के कारण वहाँ का कबाड़ रखा हुआ था उसकी शॉर्ट सर्किट हुई थी। शॉर्ट सर्किट के कारण वहाँ पर आग लग जाती, जिससे उन्होंने तत्काल वहाँ पर मौके पर पहुंचकर वहीं कर्नलगंज और लाटूस रोड में पहुंचकर आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। फिलहाल कोई जनहानि की कोई सूचना नहीं है। मैं शाहनवाज खान, कानपुर से, के न्यूज़ इंडिया के लिए। और अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। कानपुर से बड़ी जानकारी आपको बताते, जहां पर पनकी में पांडु नदी पुल के पास मालगाड़ी डिरेल हुई। कानपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मालगाड़ी डिरेल हुई। पनकी में पांडु नदी पुल के पास मालगाड़ी डिरेल हुई। BPCL सचेंडी तेल लोडिंग के लिए जा रही थी मालगाड़ी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, ट्रेन को रोका गया और रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। रेलवे के डिप्टी CTM आशुतोष सिंह भी मौजूद। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वैगन को फिर से पटरी पर चढ़ाने की तैयारी। दूसरी लाइन होने से ट्रेनों का संचालन बाधित नहीं। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।